हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम एक फेमस पोएट विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। सबसे पहले हम पोएट विक्रम सेठ के बारे में बात करेंगे। विक्रम सेठ भारत के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और यात्रा वृत्तांत लेखक हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनकी रचनाएं सरल भाषा, गहरी संवेदनाओं और सामाजिक संदेशों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में द गोल्डन गेट, ए सूटेबल बॉय, एन इक्वल म्यूजिक और द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल शामिल हैं। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कविता है जो प्रतिभा, आत्मविश्वास और दूसरों के प्रभाव में आने के खतरों का संदेश देती है। यह कविता एक ऐसी बुलबुल यानी नाइटिंगेल और एक घमंडी मेंढक की कहानी है जिसके माध्यम से कवि ने समाज की एक बड़ी सच्चाई को उजागर किया है। कविता बताती है कि प्रतिभा तभी सफल होती है जब व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और मौलिकता को बनाए रखे। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की झूठी आलोचना या दबाव में आकर अपनी पहचान खो देता है तो उसका अंत दुखद हो सकता है। अब हम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल शीर्षक कविता के दो मुख्य पात्रों, मेढक यानी फ्रॉग और बुलबुल यानी नाइटिंगेल की ओर संकेत करता है। मेढक घमंड, स्वार्थ, झूठे आलोचक और शोषण का प्रतीक है। बुलबुल प्रतिभा, मासूमियत, विनम्रता और सच्ची कला का प्रतीक है। यह शीर्षक दो विपरीत स्वभाव वाले पात्रों के संघर्ष को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि हमें अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों के अनुचित प्रभाव में आकर अपनी मौलिकता नहीं खोनी चाहिए। अब हम इसका समरी के बारे में बात करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग croaked away in Bingle Bog. Every night from dusk to dawn, he croaked on and on and on. Other creatures loathed his voice, but, alas, they had no choice, and the crass cacophony blared out from the sumac tree, at whose foot the frog each night minstrelled on till morning night, neither stones nor prayers nor sticks. एक समय की बात है, बिंगल बोग नामक दलदल में एक मेंढक रहता था। वह हर शाम से लेकर सुबह होने तक लगातार टर्र टर्र करता रहता था। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी। दलदल के दूसरे जानवर उसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें उसकी तेज़ और परेशान करने वाली आवाज़ रोज़ सुननी पड़ती थी। मेंढक एक सुमेक के पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात गाता रहता था। न कोई पत्थर मारने से, न प्रार्थना करने से, न डंडे से, न गालियाँ देने से, न शिकायत करने से उसे कोई फ़र्क पड़ता था। वह अपनी खुशी दिखाने के लिए हर रात लगातार गाता ही रहता था। इंसल्ट्स और कंप्लेंट्स और ब्रिक्स स्टिल द फ्रॉग्स डिटर्मिनेशन तो डिस्प्ले हिज हार्ट्स इलेशन। लोगों की गालियाँ, शिकायतें या पत्थर मारने जैसी कोशिशें भी मेंढक को नहीं रोक सकीं। वह अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए ज़ोर ज़ोर से टर टर करता रहा। उसे दूसरों की बातों की कोई परवाह नहीं थी और वह अपनी मस्ती में गाता रहता था। बट वन नाइट अ नाइटिंगेल in the moonlight cold and pale, perched upon the sumac tree, casting forth her melody. Dumbstruck sat the gaping frog, and the whole admiring bog stared towards the sumac, rapt, and, when she had ended, clapped. Ducks had swum, and herons waded to her as she serenaded, and a solitary loon wept beneath the summer moon. एक रात चांदनी से भरी ठंडी और शांत रात में एक बुलबुल यानी नाइटिंगेल उड़कर सुमेक के पेड़ पर आकर बैठ गई। उसने अपनी बहुत मधुर और सुरीली आवाज़ में गाना शुरू किया। उसका गीत सुनकर मेंढक आश्चर्यचकित होकर चुपचाप उसे देखने लगा। पूरे दलदल के सभी जानवर भी उसकी मधुर आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गए और उसी पेड़ की ओर देखने लगे। जब बुलबुल ने अपना गीत समाप्त किया तो सभी जानवरों ने ज़ोरदार तालियां बजाईं। बत्तखें तैरकर और बगुले पानी में चलते हुए उसके पास आ गए। यहाँ तक कि एक अकेला लून पक्षी भी उसकी मधुर आवाज़ सुनकर भावुक होकर रो पड़ा। टोड्स एंड टील्स एंड टिडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस cheered on and raptured, "Bravo! Too divine! Encore!" So the nightingale once more, quite unused to such applause, sung till dawn without a pause. मेढक, टील जो एक प्रकार की बत्तख और छोटी मछलियाँ बुलबुल की मीठी आवाज़ से पूरी तरह मोहित हो गए। वे बहुत खुश होकर उसकी प्रशंसा करने लगे और बोले, वाह, बहुत ही अद्भुत, एक बार और गाओ। बुलबुल को पहले कभी इतनी ज़्यादा तारीफ और तालियां नहीं मिली थीं, इसलिए वह बहुत खुश हो गई और बिना रुके पूरी रात सुबह होने तक गाती रही। नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing, and had cleared her throat to sing, she was startled by a croak. Sorry,
Was that you who spoke? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. अगली रात जब बुलबुल यानी नाइटिंगेल गाने की तैयारी कर रही थी, उसने अपना सिर हिलाया, पूंछ झटकाई, एक आंख बंद की, अपने पंख फुलाए और गला साफ किया। जैसे ही वह गाना शुरू करने वाली थी, तभी उसे मेंढक की तेज टर टर की आवाज़ सुनाई दी। वह अचानक चौंक गई। जब मेंढक दलदल से उछलकर उसके पास आया, तो बुलबुल ने विनम्रता से पूछा, माफ़ कीजिए, क्या अभी आपने ही आवाज़ निकाली थी? Yes, the frog replied. You see, I'm the frog who owns this tree. In this bog I've long been known for my splendid baritone. And, of course, I wield my pen for bog trumpet now and then. Did you like my song? Not too bad, but far too long. मेंढक ने उत्तर दिया, हाँ, वही आवाज़ मेरी थी। ये पेड़ मेरा है। इस पूरे दलदल में लोग मुझे मेरी गहरी और प्रभावशाली आवाज़ के लिए बहुत समय से जानते हैं, और मैं कभी कभी बॉग ट्रम्पेट नाम के समाचार पत्र के लिए भी लिखता हूँ। ये सुनकर बुलबुल ने झिझकते हुए पूछा, क्या क्या आपको मेरा गीत पसंद आया? मेंढक ने घमंड से उत्तर दिया, गीत बुरा नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा था। द टेक्निक वॉज फाइन ऑफ कोर्स, बट इट लैक्ड अ सर्टन फोर्स। ओह, द नाइटिंगेल कन्फेस्ड, greatly flattered and impressed that a critic of such note had discussed her art and thought, I don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine. मेंढक ने कहा, तुम्हारे गाने की तकनीक तो अच्छी थी, लेकिन उसमें ज़ोर, शक्ति और प्रभाव की कमी थी। यह सुनकर बुलबुल बोली, ओह! वह मेंढक की बातों से बहुत प्रभावित और खुश हो गई। उसे लगा कि इतना बड़ा और प्रसिद्ध संगीत आलोचक उसकी गायकी और उसकी आवाज़ पर अपनी राय दे रहा है। बुलबुल ने विनम्रता से कहा, मुझे भी नहीं लगता कि मेरा गीत कोई महान या अद्भुत है, लेकिन कम से कम यह मेरा अपना गीत है। That's not much to boast about, said the heartless frog. Without proper training such as I and few others can supply, you'll remain a mere beginner. मेंढक ने कठोरता से कहा, इस बात पर गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। फिर उसने कहा, यदि तुम्हें मेरे जैसे अनुभवी शिक्षक से सही प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तो तुम हमेशा एक साधारण और नई गायिका यानी बिगिनर ही बनी रहोगी, क्योंकि मेरे जैसा प्रशिक्षण बहुत कम लोग दे सकते हैं। बट विद मी यूल बी अ विनर, डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल breathed, this is a fairy tale, and you are Mozart in disguise. Come to earth before my eyes. मेंढक ने घमंड से कहा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहकर प्रशिक्षण लोगी, तो तुम निश्चित ही एक सफल और महान गायिका बन जाओगी। ये सुनकर बुलबुल बहुत प्रभावित हो गई। उसने आदर से कहा, प्रिय मेंढक, ये तो किसी परी कथा जैसा लगता है। आप तो ऐसे लगते हैं जैसे महान संगीतकार मोजार्ट भेष बदलकर मेरे सामने धरती पर आ गए हों। Well, I charge a modest fee. Oh, but it won't hurt, you'll see. Now the nightingale, inspired, flushed with confidence and fired, with both art and adoration, sung, and was a huge sensation. मेंढक ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाने के लिए थोड़ी सी फीस लूँगा। बुलबुल ने आश्चर्य से कहा, ओह! मेंढक बोला, चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब बुलबुल मेंढक की बातों से बहुत प्रेरित हो गई। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह संगीत के प्रति प्रेम तथा मेंढक के प्रति आदर से भर गई। उसने पूरे मन से गाना गाया और उसका गीत इतना अच्छा लगा कि वह बहुत बड़ी सफलता बन गई। एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड फ्लॉक्ड टुवर्ड्स द मैजिक साउंड एंड द फ्रॉग विद ग्रेट प्रिसीजन काउंटेड हेड्स एंड चार्ज्ड एडमिशन। बुलबुल की जादुई और मधुर आवाज़ सुनकर दूर दूर से जानवर उसके गीत को सुनने के लिए आने लगे। मेंढक बड़ी चालाकी और सावधानी से आने वाले सभी जानवरों की गिनती करता था और उनसे कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पैसे वसूल करता था। दो नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, ही बिगैन हर वोकल ट्रेनिंग, बट आई कांट सिंग इन दिस वेदर, कम माई डियर, विल सिंग टुगेदर। अगली सुबह बारिश हो रही थी, फिर भी मेंढक ने बुलबुल को गायन का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। बुलबुल ने कहा, लेकिन मैं ऐसे मौसम में गाना नहीं गा सकती। मेंढक ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, आओ मेरी प्यारी, हम दोनों साथ मिलकर गाएंगे। जस्ट पुट ऑन योर स्कार्फ एंड साश, कू ओ आ को आश को आश। सो द फ्रॉग एंड नाइटिंगेल जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल फॉर 6 hours टिल शी वॉज शिवरिंग एंड हर वॉइस वॉज होर्स एंड क्विवरिंग। मेंढक ने कहा, बस अपना स्कार्फ और कमरबंद पहन लो, अब मेरे साथ सुरों का अभ्यास करो।
कुआ क्वाश क्वाश। इसके बाद मेंढक और बुलबुल लगभग 6 घंटे तक लगातार ऊंचे नीचे सुरों का अभ्यास करते रहे। इतने लंबे अभ्यास के कारण बुलबुल ठंड से कांपने लगी और उसकी आवाज़ बैठ गई तथा कांपने लगी। Though subdued and sleep deprived, in the night her throat revived, and the sumac tree was bowed with a breathless, titled crowd, Owl of Sandwich, Duck of Kent, Mallard and Milady Trent, Martin Cardinal Mephisto, and the Court of Monte Cristo, ladies with tiaras glittering. In the interval sat twittering, and the frog observed them glitter, with a joy both sweet and bitter. हालांकि बुलबुल बहुत थकी हुई थी और पूरी नींद भी नहीं ले पाई थी, फिर भी रात होने तक उसकी आवाज़ फिर से ठीक हो गई। उस रात सुमेक का पेड़ बहुत बड़े और प्रतिष्ठित दर्शकों की भीड़ से भर गया। सभी लोग उत्सुकता से बुलबुल का गीत सुनने आए थे। उनमें सैंडविच का उल्लू, कैंट की बत्तख, मल्लार्ड, लेडी ट्रेंट, मार्टिन, कार्डिनल मेफिस्टो और मोंटे क्रिस्टो का कूट जैसे सम्मानित मेहमान भी शामिल थे। कार्यक्रम के बीच में महिलाएं अपने चमकदार मुकुट पहने आपस में बातें कर रही थीं। मेंढक उन अमीर और प्रतिष्ठित लोगों को देखकर एक साथ खुशी और जलन दोनों महसूस कर रहा था। एवरी डे द फ्रॉगहुड सोल्ड हर सॉन्ग्स फॉर सिल्वर ट्राइड टू स्कोल्ड हर यू मस्ट प्रैक्टिस इवन लॉन्गर टिल योर वॉइस लाइक माइन ग्रो स्ट्रॉन्गर। हर दिन मेंढक जो बुलबुल के गीतों से पैसे कमा रहा था उसे डांटता रहता था। वह कहता था, तुम्हें और भी ज़्यादा समय तक अभ्यास करना होगा जब तक कि तुम्हारी आवाज़ मेरी आवाज़ की तरह मजबूत और प्रभावशाली न हो जाए। इन द सेकेंड सॉन्ग लास्ट नाइट यू गॉट नर्वस इन मिड फ्लाइट एंड माई डियर ले ऑन मोर ट्रिल्स ऑडियंसेस एंजॉय सच फ्रिल्स। मेंढक ने बुलबुल से कहा, कल रात जब तुम दूसरा गीत गा रही थीं तो बीच में तुम घबरा गई थीं। फिर उसने कहा, और मेरी प्यारी, अपने गीत में और ज़्यादा ताने और सजावट जोड़ो क्योंकि श्रोताओं को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। यू मस्ट मेक योर पब्लिक हैप्पियर, गिव देम समथिंग शार्पर स्नैपियर, वी मस्ट एम फॉर बेटर बिलिंग्स, यू स्टिल ओ मी 60 शिलिंग्स, डे बाय डे द नाइटिंगेल ग्रू मोर सॉरोफुल एंड पेल। मेंढक ने बुलबुल से कहा, तुम्हें अपने श्रोताओं को और ज़्यादा खुश करना होगा, उन्हें कुछ नया, तेज और अधिक आकर्षक सुनाओ। हमें और ज़्यादा प्रसिद्धि और पैसे कमाने चाहिए। और याद रखो, तुम अभी भी मुझे 60 शिलिंग देना बाकी है। इन बातों को सुन सुनकर दिन ब दिन बुलबुल बहुत दुखी और कमज़ोर होती गई। नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग zipped and trilled and bounced along till the birds and beasts grew tired at a voice so uninspired, and the ticket office gross crashed and she grew more morose, for her ears were now addicted to applause quite unrestricted, and to sing into the night, all alone gave no delight. Now the frog puffed up with rage, brainless bird, you're on the stage. उसे your wits and follow fashion। हर रात बुलबुल थकी हुई आवाज़ में गाती रही। उसके गीत में कई तरह की ताने और सजावटी सुर थे, लेकिन उनमें पहले जैसी मिठास और भावनाएं नहीं रहीं। धीरे धीरे पक्षी और दूसरे जानवर उसकी नीरस आवाज़ से ऊब गए। इसलिए कार्यक्रम देखने आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और टिकटों से होने वाली कमाई भी बहुत घट गई। इस कारण बुलबुल और भी दुखी और निराश हो गई। अब उसे हर समय लोगों की ज़ोरदार तालियों की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए जब उसे अकेले रात में गाना पड़ता तो उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती थी। यह देखकर मेंढक गुस्से से फूल गया और चिल्लाकर बोला, मूर्ख चिड़िया, तुम मंच पर हो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और लोगों की पसंद के अनुसार गाओ। पफ योर लंग्स आउट विद योर पैशन, trembling, terrified to fail, blind with tears, the nightingale heard him out in silence, tried, puffed up, burst a vein and died। मेंढक ने गुस्से में बुलबुल से कहा, पूरे जोश और ताकत से गाओ, अपनी पूरी सांस लगाकर आवाज़ निकालो। मेंढक की डांट और दबाव से बुलबुल बहुत डर गई। वो असफल होने के डर से कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। फिर भी उसने बिना कुछ कहे मेंढक की बात मानी। उसने पूरी ताकत से गाने की कोशिश की। ज़्यादा जोर लगाने के कारण उसकी एक नस फट गई और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature, far too nervous, far too tense, far too prone to influence. Well, poor bird, she should have known that your song must be your own। बुलबुल की मृत्यु के बाद मेंढक बोला, मैंने उसे सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत मूर्ख थी। वो बहुत ज़्यादा घबराती थी, हमेशा तनाव में रहती थी और दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी। फिर उसने कहा, बेचारी चिड़िया, उसे यह समझना चाहिए था कि हर कलाकार को अपना गीत अपने ही तरीके से गाना चाहिए।
अपनी मौलिकता नहीं छोड़नी चाहिए। दैट्स वाई आई सिंग विथ पनाचे, कुआ कोआश कोआश एंड द फॉगहॉर्न ऑफ द फ्रॉग ब्लेड अनरिवर्ड थ्रू द बॉग। मेढक घमंड से कहता है, इसीलिए मैं पूरे आत्मविश्वास और शानदार अंदाज से गाता हूँ, कुआ कोआश कोआश। इसके बाद उसकी तेज, कर्कश और शोर भरी आवाज़ फिर से पूरे दलदल में गूंजने लगी। अब उसे रोकने वाला या उससे बेहतर गाने वाला कोई नहीं बचा था। अब हम इस पोएम की समरी को आसान भाषा में बात करेंगे। कविता की शुरुआत बिंगल बोग नामक एक दलदली स्थान से होती है। वहाँ एक मेढक रहता था। वो हर दिन शाम से लेकर सुबह तक लगातार अपनी कर्कश और बेसुरी आवाज़ में टर टर करता रहता था। उसकी आवाज़ इतनी ख़राब थी कि दलदल के सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। कोई भी उसकी आवाज़ पसंद नहीं करता था। सभी चाहते थे कि वो गाना बंद कर दे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता था। न पत्थर मारने से, न शिकायत करने से, न गालियाँ देने से और न ही प्रार्थना करने से वो चुप होता था। वो अपने आप को बहुत बड़ा गायक समझता था और पूरे आत्मविश्वास के साथ गाता रहता था। एक रात चांदनी में एक सुंदर बुलबुल नाइटिंगेल उसी पेड़ पर आकर बैठी और उसने अपना मधुर गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी मीठी, कोमल और मनमोहक थी कि पूरा दलदल मंत्रमुग्ध हो गया। सभी पक्षी और जानवर अपना काम छोड़कर उसे सुनने लगे। जब उसका गीत समाप्त हुआ तो सभी ने जोरदार तालियां बजाईं और उससे फिर से गाने का अनुरोध किया। बुलबुल ने पहले कभी इतनी प्रशंसा नहीं सुनी थी, इसलिए वह खुशी खुशी पूरी रात गाती रही। बुलबुल की सफलता देखकर मेंढक बहुत ईर्ष्या करने लगा। अब लोग उसकी जगह बुलबुल को सुनने लगे थे। उसकी प्रसिद्धि कम हो गई थी। अगली रात जब बुलबुल गाने लगी तब मेंढक ने उसे रोक दिया। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह इस पेड़ का मालिक है और पूरे दलदल में अपनी शानदार आवाज़ तथा संगीत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। उसने यह भी कहा कि वह बॉग ट्रम्पेट नामक पत्रिका के लिए संगीत समीक्षा भी लिखता है। बुलबुल ने विनम्रता से उससे पूछा कि क्या उसे उसका गीत पसंद आया। मेंढक ने कहा कि गीत बुरा नहीं था, लेकिन उसमें शक्ति की कमी थी और वह बहुत लंबा था। बुलबुल बहुत सरल, विनम्र और मासूम थी। उसने मेंढक को एक महान संगीत विशेषज्ञ समझ लिया। जब मेंढक ने उसके गीत में कमियां निकालीं तो बुलबुल ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा कि उसका गीत भले ही महान न हो, लेकिन वह उसका अपना गीत है। मेंढक ने तुरंत उसकी इस बात को भी गलत ठहरा दिया। उसने कहा कि बिना उसके प्रशिक्षण के बुलबुल कभी महान गायिका नहीं बन सकती। मेंढक ने स्वयं को एक महान संगीत शिक्षक बताया और बुलबुल से कहा कि यदि वह उसकी शिष्या बन जाए तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगी। बुलबुल उसकी बातों में आ गई। उसने मेंढक को महान संगीतकार मोजार्ट के समान मान लिया। मेंढक ने प्रशिक्षण के बदले फीस भी मांगी और बुलबुल खुशी खुशी तैयार हो गई। बुलबुल का संगीत सुनने के लिए दूर दूर से जानवर आने लगे। मेंढक ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उसने टिकट लगाकर सभी से पैसे वसूलने शुरू कर दिए। वह बुलबुल की प्रतिभा का उपयोग केवल पैसा कमाने के लिए करने लगा। उसका उद्देश्य कला नहीं बल्कि धन कमाना था। मेंढक बुलबुल से हर मौसम में अभ्यास करवाता था। यहाँ तक कि बारिश में भी उसने उसे गाने के लिए मजबूर किया। वह घंटों तक कठिन अभ्यास करवाता रहा। लगातार अभ्यास के कारण बुलबुल की आवाज़ खराब होने लगी। उसका गला बैठ गया और वह ठंड से कांपने लगी। फिर भी मेंढक को उसकी कोई चिंता नहीं थी। मेंढक रोज़ उसकी गलतियाँ निकालता था। वह कहता था कि तुम्हें और अधिक अभ्यास करना होगा, तुम्हारी आवाज़ अभी भी मेरी जैसी नहीं बनी है। वह उसे नए नए तरीके अपनाने, अधिक ताने लगाने और लोगों को खुश करने की सलाह देता था। उसका पूरा ध्यान केवल दर्शकों की संख्या और पैसों पर था। लगातार आलोचना और अत्यधिक अभ्यास के कारण बुलबुल धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खोने लगी। अब वह अपनी प्राकृतिक शैली में नहीं गाती थी। वह केवल मेंढक की बात मानकर गाती थी। धीरे धीरे उसकी आवाज़ की मिठास समाप्त हो गई। दर्शकों ने भी उसमें रुचि खो दी। कार्यक्रम में आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। टिकटों की बिक्री भी घट गई। इससे बुलबुल और अधिक दुखी तथा निराश हो गई। जब मेंढक ने देखा कि कमाई कम हो रही है तो वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुलबुल को डांटा और कहा कि पूरी ताकत से गाओ। बुलबुल पहले ही बहुत कमज़ोर और डरी हुई थी। वह असफल होने से डर रही थी। फिर भी उसने पूरी शक्ति से गाने का प्रयास किया। अत्यधिक दबाव और जोर लगाने के कारण उसकी एक नस फट गई और उसकी मृत्यु हो गई। बुलबुल की मृत्यु के बाद भी मेंढक को कोई दुख नहीं हुआ। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने कहा कि बुलबुल ही मूर्ख थी। वह बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती थी। उसे अपनी मौलिकता बनाए रखनी चाहिए थी।
इसके बाद वो फिर से पूरे घमंड के साथ अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने लगा। अब हम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल एक अत्यंत प्रभावशाली, व्यंग्यपूर्ण और प्रेरणादायक कविता है। विक्रम सेठ ने इस कविता के माध्यम से दिखाया है कि प्रतिभा तभी फलती फूलती है जब उसके साथ सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता हो। यदि कोई कलाकार दूसरों को खुश करने या झूठे आलोचकों की बातों में आकर अपनी मौलिक पहचान खो देता है तो उसका परिणाम दुखद हो सकता है। यह कविता हमें सिखाती है कि अपनी क्षमता पर विश्वास रखें, अपनी मौलिक शैली बनाए रखें और किसी के अनुचित दबाव में आकर अपनी पहचान कभी न खोएं। ये था द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल पोएम की एक्सप्लेनेशन।